जिस किसी ने भी उस सीट को देखा है उसे मरना ही होगा, लेकिन मैंने उसे पूरा निगल लिया। 18 सालों तक मैंने उसे अपने अंदर रखा, क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले कहा था कि एक बार जब ये सीड मेरे अंदर अंकुरित हो जाएगा तो मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा। लेकिन तब तक मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जिस पल मैंने अपना मुंह खोला सीड की औरा बाहर निकल जाएगी और आसमान का कहर मुझ पर टूट पड़ेगा, जो मुझे उसी पल खत्म कर सकता है। 18 साल तक मैं एक शब्द नहीं बोला और सबने यही समझा कि मैं गूंगा हूं। लेकिन जिस दिन सीड के अंकुरित होने का वक्त आया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आइवी कहती है, मैं शॉन से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। पिता जवाब देते हैं, आइवी जल्दबाजी मत करो, ये मेरी गलती है। मुझे तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था, लेकिन अगर तुम ये एंगेजमेंट तोड़ती हो तो लोग तुम्हें एहसान फरामोश कहेंगे। आइवी गुस्से में कहती है, मुझे परवाह नहीं, मैं शॉन से शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना नाम भी खराब नहीं होने दूंगी। पिताजी, मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए। उसकी माँ कहती है, अगर वाकई कोई और रास्ता नहीं है तो आइवी की जगह नोरा की शादी करा देते हैं। नोरा गिड़गिड़ाती है, पिताजी, मैं अभी भी आपके पास रहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी शादी मत कराइए। पिता कहते हैं, आइवी, हमारा परिवार 100 सालों से पतन की ओर है। आखिरकार हमें तुम्हारी बहन जैसी प्रोडिजी मिली है। इस परिवार का पूरा भविष्य उसी पर टिका है। मैं हाथ जोड़ता हूं, अपनी बहन की जगह तुम शॉन से शादी कर लो। क्या तुम अपने पिता को घुटनों पर झुकाकर भीख मंगवाओगी? नोरा कहती है, पिताजी ऐसा मत कीजिए, मैं उससे शादी करूंगी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। क्या इतना काफी है? शॉन कहता है, अंकल, नोरा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। रीड एस्टेट ने 10 साल तक मेरा ख्याल रखा है। मेरे पिता की जान बचाने के बदले जो कर्ज आपके परिवार का मुझ पर था वो मैंने उतार दिया है। जहां तक एंगेजमेंट की बात है तो उसे आज ही खत्म समझते हैं। अंकल इलियास कहते हैं, शॉन, ये नहीं हो सकता। ये एंगेजमेंट पुराने मास्टर ने तय की थी। अगर वो अपनी यात्रा से लौटे और उन्हें पता चला कि हमने अपनी जुबान तोड़ दी है तो मुझे और तुम्हारे अंकल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम वाकई रीड एस्टेट के 10 साल के एहसानों के शुक्रगुजार हो तो नोरा से शादी कर लो, फिर हम सब एक ही परिवार बन जाएंगे। इधर अंकल आदेश देते हैं, ठीक है नोरा, शॉन को नए कपड़ों की फिटिंग के लिए ले जाओ, 1 महीने के अंदर तुम्हारी शादी हो जाएगी। नोरा कहती है, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। नन्हे गूंगे, तुम्हें राजी नहीं होना चाहिए था। वो असल में ये नहीं चाहते कि तुम मुझसे शादी करो, वो बस एहसान फरामोश नहीं कहलाना चाहते। एक बार जब मेरी बहन अज्योर क्लाउड सेक्ट में चली जाएगी तो वो जरूर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर देंगे। वो तुम्हें बाहर निकालने का हर बहाना ढूंढेंगे। ये पैसे लो और रीड एस्टेट छोड़कर चले जाओ, गूजो सिटी से दूर निकल जाओ। शॉन कहता है, ये मेरा घर है, चाहे वो मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करें, मैं यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता। नोरा कहती है, तो फिर जल्दी जाओ, हिचकिचाओ मत। जब तुम बाहर जाओगे तो अजनबियों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करना। उनका दिया कुछ मत खाना, उनका पानी मत पीना और किसी से भी बात मत करना। अगर लोगों को पता चला कि तुम बोल नहीं सकते तो वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे, समझे? नन्हे गूंगे। शॉन मुस्कुराकर कहता है, अब से तुम्हें मुझे पति कहना चाहिए। नोरा चौंक जाती है, तुम बोल सकते हो, तुम गूंगे नहीं हो? शॉन कहता है, क्या मैंने कभी वाकई कहा था कि मैं गूंगा हूं? नोरा पूछती है, तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे, पर क्यों? तभी बाहर बिजली कड़कती है। नोरा घबरा कर कहती है, अचानक ये बिजली कहां से कड़की? बिल्कुल 3 साल पहले की तरह। खैर, मैं नहीं पूछूंगी, अपना सामान बांधो और जाओ। अगर कोरीन को पता चला कि तुम गूंगे होने का नाटक कर रहे थे तो उसे हर चीज पर शक होने लगेगा। शॉन दृढ़ता से कहता है, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहकर तुमसे शादी करूंगा और अब से तुम्हारी रक्षा करूंगा। नोरा कहती है, बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम्हारी स्पिरिट रूट मुझसे भी कमजोर है। ये चांदी के सिक्के रखो, ये मुझसे शादी करने का बिट्रॉथल गिफ्ट है। एड्रियन ने एक गरीब और साधारण जीवन जिया और तुम्हारे लिए कोई सोना चांदी नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बचत तुम्हारी मदद करेगी। मैं अब कपड़ों की फिटिंग के लिए जाती हूँ। दूसरी तरफ ड्रेक अपनी आंट से कहता है, आंट, आप उस बेकार शॉन से चचेरी बहन नोरा की शादी कैसे करा सकती हैं? करीन कहती है, ड्रेक, नोरा की शादी शॉन से होना इस परिवार के भविष्य का सवाल है। बाकी हर मामले में मैं तुम्हारी बात मान सकती हूं, पर इसमें नहीं। इस पर कोई हंगामा मत खड़ा करो। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हें शादी में दखल नहीं देने दूंगी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि शादी के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो। ड्रेक मुस्कुराता है, मैं अब समझ गया, शुक्रिया आंट। करीन कहती है, जाओ, कल सुबह जल्दी उठना मत भूलना। मैं तुम्हारे साथ असेसमेंट टावर चलूंगी ताकि तुम्हारी स्पिरिट रूट ग्रेड का फिर से टेस्ट किया जा सके। इधर असेसमेंट टावर में कोरीन कहती है, ड्रेक,
आज के रीअसेसमेंट के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, घबराना मत। टावर मास्टर ने कहा था कि पिछली बार तुम्हारी घबराहट की वजह से रिजल्ट उम्मीद से कम आया था। तुम्हें कम से कम अपर ग्रेड 3 होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी चिंता की वजह से वो सिर्फ मिड ग्रेड 3 ही निकला। उस एक ग्रेड के फर्क की वजह से ही मैं तुम्हें परिवार से और रिसोर्सेज नहीं दिला पाई। अगर इस बार तुमने अपर ग्रेड 3 टेस्ट किया तो मैं एल्डर्स को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि वो तुम्हें परिवार के रीड सॉर्ट स्टाइल में ट्रेनिंग लेने की इजाजत दे दें। तभी माइलो वहां पहुंचता है। करीन पूछती है, माइलो तुम यहां क्या कर रहे हो? माइलो हंसते हुए कहता है, वही जो तुम कर रही हो। स्पिरिट रूट वो चीज है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, या तो वो आपके पास होती है या नहीं। एक साधारण इंसान की तरह जीने में क्या बुराई है? उस चीज के पीछे क्यों भागना जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी? टावर मास्टर ऐलान करते हैं, हमेशा की तरह वही नियम है, जिसका भी रिजल्ट शानदार होगा उसे इनाम के तौर पर एक कल्टीवेशन टेक्निक मिलेगी। ड्रेक कहता है, बस मेरी असली स्पिरिट रूट ग्रेड देखकर बहुत ज्यादा हैरान मत होना। टावर मास्टर कहते हैं, हाँ अब ऊपर भी जाओ। ड्रेक चिढ़कर कहता है, धत तेरी की। टावर मास्टर सोचता है, गुजो सिटी की हालत हर साल बिगड़ती जा रही है। अगर हाल ही में वो ग्रेड 6 स्पिरिट रूट वाली लड़की आईवी ना आई होती तो अब तक ये असेसमेंट टावर बंद हो चुका होता। तभी क्रिस्टल रॉड पर सफेद निशान आता है। टावर मास्टर चिल्लाता है, सफेद निशान का मतलब है ग्रेड 9। आईवी, तुमने एनर्जी रिफाइनिंग लेयर 9 को पार कर लिया है। तुम्हारी उम्र में हमारे शहर में ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। भीड़ में हलचल मचती है। ये क्या है? ये सीधे असेसमेंट टावर में प्रकट हुआ है। क्या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिट रूट आई है? टावर मास्टर कहता है, मैंने तुम्हारे दादाजी से सुना था, सालों पहले पड़ोस के अज्योर क्लाउड सिटी में ग्रेड 8 स्पिरिट रूट वाला एक बेमिसाल जीनियस आया था। जब उसकी रूट असेस की गई थी तो आसमान में एक काली रोशनी की किरण उठी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम अभी देख रहे हैं। ड्रेक सोचता है, ग्रेड 8 का मतलब काली किरण है, तो इस सफेद किरण का मतलब जरूर ग्रेड 9 होगा। मुझे देखना होगा कि ये कौन है। टावर मास्टर जोश में कहता है, एक लेजेंड। मैं अपनी आंखों से एक लेजेंड देख रहा हूं अपनी जिंदगी में। मुझे वाकई वो महान ग्रेड 9 स्पिरिट रूट देखने को मिली। ड्रेक पूछता है, टावर मास्टर, क्या वाकई ग्रेड 9 सबसे ताकतवर होती है? टावर मास्टर जवाब देता है, बिल्कुल। हालांकि ग्रेड 9 के पार भी एक स्पिरिट रूट मानी जाती है, बाउंडलेस स्पिरिट रूट। लेजेंड्स कहते हैं कि वो अदृश्य होती है, निराकार और शीशे की तरह साफ। कहा जाता है कि वो ग्रेड 9 से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन वो रूट सिर्फ कहानियों में है, असल दुनिया में उसका कोई वजूद नहीं है। ड्रेक हैरान होकर सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। ड्रेक के पास ग्रेड 9 स्पिरिट रूट है। अगर वो वाकई इतना हुनरमंद है तो उसने रीड फैमिली के रिसोर्सेज पर 10 साल गुजारने के बाद भी आईवी की ग्रेड 6 को पार क्यों नहीं किया? उधर ड्रेक को इनाम मिलता है। ये वो टेक्निक्स हैं जो मुझे इनाम में मिली हैं। एक क्लियर विंड स्क्रिप्चर है जो एक हाई टियर येलो रैंक माइंड मेथड है। दूसरी 7 स्टार सोर्ड मैनुअल है जो एक हाई टियर येलो रैंक टेक्निक है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इन दोनों टेक्निक्स और इस क्लियर इनविजिबल स्पिरिट वेन के साथ मैं पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता हूं। तभी लोग शॉन को देखते हैं। ओ, ये तो बस शॉन है। मुझे लगा ड्रेक बाहर आ रहा है। शॉन का टेस्ट फिर से बिना किसी स्पिरिट रूट के आया है ना? बस एक दीवार का फासला है। एक आदमी के पास बेमिसाल ग्रेड 9 रूट है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक अंतर नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है। शॉन मन ही मन कहता है, अभी के लिए मैं चुपचाप इन 2 हाई टियर येलो रैंक टेक्निक्स की ट्रेनिंग करूंगा। खामोशी से अपनी ताकत बढ़ाना ही समझदारी का रास्ता है। इधर ड्रेक कहता है, अंकल, सालों तक मेरा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्रिया। ड्रेक ने आपकी उम्मीदों को कम नहीं होने दिया। उसने ग्रेड 9 स्पिरिट रूट टेस्ट की है। एलायस की क्या किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार लड़का मिला। एलायस घबराकर कहता है, नहीं नहीं ड्रेक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें ग्रेड 9 प्रोडिजी हो। मैं तुम्हारे इस सम्मान के काबिल कैसे हो सकता हूं? पहले वो हमेशा इलियास के सामने हर शब्द तौल तौल कर बोलता था। टावर मास्टर, गुजो सिटी के लॉर्ड और कई पुराने एल्डर्स उसे बड़ी उम्मीदों से देख रहे थे। ड्रेक कहता है, शॉन, तुम्हें ये मंजूर नहीं है? मजाक है। एक बेकार आदमी जिसके पास कोई स्पिरिट रूट नहीं है, तुम्हें मेरे सामने अपना सिर ऊंचा रखने का क्या हक है? अंकल इलायस, मेरी एक गुजारिश है। इलायस कहता है, खुलकर कहो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। ड्रेक कहता है, नौरा और मैं साथ पले बड़े हैं और मैं उसे उस बेकार शॉन से शादी करते हुए नहीं देख सकता। प्लीज नौरा को मुझे सौंप दीजिए। सिर्फ मैं ही उसे खुशियां और एक असली भविष्य दे सकता हूं। इलियास कहता है,
मैंने नौरा का वादा शॉन से किया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी जुबान से मुकर जाऊं और उसकी शादी फिर से कहीं और कर दूं? क्या इससे मैं अपनी बात तोड़ने वाला इंसान नहीं बन जाऊंगा? ड्रेक कहता है, अगर मैं सिर्फ ये ऐलान कर दूं कि मुझे पत्नी चाहिए तो मुझे यकीन है कि यहाँ के आधे परिवार अपनी बेटियां मुझे सौंप देंगे और फिर मैं किसी और का दामाद बन जाऊंगा। रीड फैमिली के लिए महान बनने का ड्रेक ही इकलौता रास्ता था। अगर उन्होंने उसे खो दिया तो इलायस परिवार के लिए हमेशा के लिए एक कलंक बन जाएगा। ड्रेक कहता है, अंकल इलायस, नौरा को खुशी मिलेगी या नहीं ये ताकत पर निर्भर करता है, बातों पर नहीं। मैं शॉन को सीधा चैलेंज दूंगा। शॉन, तुम्हारा क्या ख्याल है? एक बेकार आदमी ग्रेड 9 स्पिरिट रूट को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। ठीक है, चूंकि तुम दोनों रीड एस्टेट में ही पले बड़े हो, मैं तुम्हें ग्रेड 9 रूट के खिलाफ अपनी काबिलियत आजमाने का एक मौका दूंगा। अगर तुम हार भी गए तो तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बात का गर्व कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 दिन है। जो कोई भी एक पूरा लेयर पार कर लेगा उसे नौरा से शादी करने का हक मिलेगा। मंजूर है? ड्रेक कहता है, अंकल आप मेरी ग्रेड 9 रूट को कम समझ रहे हैं। 3 दिनों में आप खुद देख लेंगे। तभी विक्टर आता है। यंग मास्टर ड्रेक, मैं विक्टर हूं। वैंस फैमिली आपको ग्रेड 9 स्पिरिट रूट के लिए बधाई देती है। हमारे पास देने के लिए और कुछ खास नहीं है, इसलिए प्लीज इन 10 ताज़ा बनी रिफाइनिंग एलिक्सर्स को स्वीकार करें। मुझे उम्मीद है कि 3 दिनों में आप अपनी दुल्हन जीत लेंगे। लोग कानाफूसी करते हैं। 10 बोतलें, जबकि एक भी अनमोल है। वैंस फैमिली ने एक साथ 10 दे दी। ये वाकई दरियादिली है। विक्टर कहता है, एक और बात, आज से वैंस की हर दुकान में शॉन को रिफाइनिंग एलिक्सर बेचना मना है। शॉन कहता है, उम्मीद है कि आपको बाद में इसका पछतावा नहीं होगा। विक्टर जवाब देता है, मुझे अगर किसी बात का पछतावा है तो वो ये कि मैंने तुम जैसे बेकार आदमी को यंग मास्टर ड्रेक का साथ पाने के लिए कभी घास भी डाली। इधर विक्टर अपने साथी से कहता है, 10 साल पहले ही वो रहस्यमयी सोल मास्टर प्रकट हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हें ड्रेक पर एहसान करना होगा और उसके पीछे छिपे सोल मास्टर का भरोसा जीतना होगा। अगर वो हमारा संरक्षक बन जाता है तो हमारी पहुंच कुछ शहरों से कहीं आगे तक बढ़ जाएगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बड़ी सावधानी से गुजारी है और मैंने कभी कोई गलत चुनाव नहीं किया। मुझे भरोसा है कि ये चुनाव भी गलत नहीं होगा। जहां तक उस शॉन की बात है, अगर वो किसी को दोष देना चाहता है तो खुद को दे, जो वैंस फैमिली के रास्ते में खड़ा है। वो एक मामूली सा इंसान है और उसे नाराज करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। शायद इसलिए क्योंकि शॉन का शरीर वॉइड मिस्ट स्पिरिट फ्रूट ट्री से शुद्ध हो चुका था, ये मुश्किल हाई टियर येलो रैंक माइंड मेथड उसे अचानक पूरी तरह समझ में आने लगा। ऊर्जा कोर में इकट्ठी होती है, मन शांत हो जाता है, हर चीज अपनी धार खो देती है और खुद का वजूद मिटने लगता है। एनर्जी रिफाइनिंग लेयर 2 उसने रातों रात ब्रेक थ्रू कर लिया था। आईवी को सिर्फ लेयर 1 तक पहुंचने में पूरे 3 दिन लगे थे। शॉन सोचता है, अभी भी इतना काफी नहीं है। मुझे अपनी और नोरा की रक्षा करनी है। मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। मैं जितना ऊपर चढ़ूंगा तरक्की उतनी ही धीमी होती जाएगी। बराबरी करने के लिए मुझे रिफाइनिंग एलिक्सर की जरूरत होगी, लेकिन ये बहुत महंगी है और विक्टर मुझे इसे नहीं बेचेगा। अपने पिता के मरने से पहले उन्होंने शॉन से कहा था कि वो एक बॉक्स उनकी कब्र के सामने दफना दे, जिसे वो 10 साल से अपने साथ रख रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब तक सीड अंकुरित ना हो जाए उसे मत खोदना। शॉन सोचता है, मेरे लिए इसके अंदर क्या हो सकता है? अगर मेरे पिता मेरे लिए इतना असाधारण सीड छोड़ सकते हैं तो उस रहस्यमयी बॉक्स में जो कुछ भी है वो भी उतना ही शानदार होगा। उधर नौरा चिल्लाती है, करीन मुझे छोड़ दो, ये वो रिसोर्स है जो क्लैन ने मुझे इस महीने दिया है, प्लीज इसे मत छीनो। करीन कहती है, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है, तुम इसे उस बेकार शॉन को देने का प्लान बना रही हो। तुम चाहती हो कि वो जीत जाए, सपने देखना छोड़ दो। करीन कहती है, करीन मेरा स्वभाव शांत है, लेकिन शॉन पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। तुम सब उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? तुम उसे रिफाइनिंग एलिक्सर की एक बोतल तक नहीं लेने दोगी। करीन जवाब देती है, कौन उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है? ये एलिक्सर रीड फैमिली की है। अगर उसमें थोड़ी भी गैरत है तो वो अपनी खुद की ढूंढ ले। उसे सामान पहुंचाने के लिए एक औरत पर निर्भर रहना, रीड एस्टेट के लोग भी इसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। सड़क पर चलता एक भिखारी भी इस पर थूकेगा। चलो यहां से। नोरा दुखी होकर कहती है, आई एम सॉरी शॉन, मैं वाकई किसी काम की नहीं हूं। मुझे और भी सावधान रहना चाहिए था, फिर कोरीन मुझे नहीं पकड़ पाती। शॉन प्यार से कहता है, पगली लड़की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूं? नोरा कहती है, लेकिन वही इकलौती एलिक्सर थी जो मैं तुम्हें दे सकती थी।
करीन की एक बात से शॉन वाकई सहमत था। एक मर्द जो जीतने के लिए औरत पर निर्भर रहता है, उसे न केवल दूसरे नीची नजरों से देखते हैं, बल्कि वो खुद की नजरों में भी गिर जाता है। शॉन कहता है, फिक्र मत करो, मैं रिफाइनिंग एलिक्सर पाने का अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। अब जाकर आराम करो और बस मेरी खबर का इंतजार करो। बस अपनी पूरी कोशिश करना, नतीजा चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। शॉन अपने पिता की कब्र पर पहुंचता है। पिताजी, आपका नालायक बेटा आपसे मिलने आया है। पास ही दर्द से कराहने की आवाज आती है। शॉन कहता है, पिताजी, मैं शादी कर रहा हूं, आईवी से नहीं बल्कि नोरा से, जिसे आप हमेशा ज्यादा पसंद करते थे। आपने एक बार कहा था कि वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, कोमल, शांत और संस्कारी। अगर आप आज जिंदा होते तो यकीनन आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती। एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा, लेकिन मुझे एक समस्या आ गई है। मुझे वो बॉक्स खोलना होगा जो आपने मेरे लिए छोड़ा था। आपकी शांति भंग करने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। पास ही लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं। मिड ग्रेड रिफाइनिंग एलिक्सर। इन 2 बोतलों ने उसकी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा कर दिया। शॉन एक खत पढ़ता है। शॉन, जब तक तुम ये खत पढ़ोगे तुम्हारे पिता को गए 3 साल हो चुके होंगे। क्या तुम्हारा सीड अंकुरित हो चुका है? क्या तुमने आईवी से शादी कर ली? क्या तुम स्वस्थ और ठीक हो? मैं ये सब जानने के लिए बहुत बेताब हूं, लेकिन मैं इसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुमने ये बॉक्स मेरे निर्देशों का पालन करने के बाद ही खोला होगा, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है उसका महत्व तभी है जब तुम्हारा सीड अंकुरित हो चुका हो। मिड ग्रेड एलिक्सर की ये 2 बोतलें शायद तुम्हें तुम्हारी करंट स्टेज पार करने में मदद कर दें, लेकिन सबसे कीमती चीज वो बैम्बू स्क्रोल है जो इनके नीचे छिपा है। मेरी अपनी काबिलियत तो बस मामूली ही थी। अपनी पूरी जिंदगी की पढ़ाई और मेहनत के बाद भी मैं सिर्फ रैंक 2 सोल मास्टर की सतह तक ही पहुंच पाया। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा अपने पिता से कहीं आगे निकलकर एक सच्चा टावरिंग सोल मास्टर बनेगा। आखिरी बात, ये बॉक्स तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि जब तुम 5 स्टार सोल मास्टर बन जाओगे तभी तुम इसके हिडन लेयर को खोल पाओगे। उस हिडन लेयर को न खोल पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा मलाल है। अगर तुम कभी इसे खोल पाओ तो मेरे नाम की आहुति देना और मुझे बताना कि इसके अंदर क्या था। लड़ते रहना मेरे बेटे, तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानना। पिता की आवाज गूंजती है, क्या तुम समझ रहे हो? शॉन धीरे से सिसकते हुए कहता है, पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूं। वो अपनी आंखें पोंछता है और सोचता है, तो इस स्क्रॉल पर लिखे शब्दों को आंखों से नहीं पढ़ना था, बल्कि इन्हें अपनी सोल से पहचानना था। इन्हें ना पढ़ पाने का मतलब ये था कि उसकी सोल दूसरों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, जो उसे एक सोल मास्टर बनने के काबिल बनाती है। वो एक गहरी सांस लेता है। एनर्जी रिफाइनिंग लेयर 3, एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू। तभी कदमों की आहट सुनाई देती है। दुकानदार पूछता है, ग्राहक महोदय, क्या खरीदना चाहेंगे या शायद आप यहाँ कुछ बेचने आए हैं? देखिए, ये कारोबार की जगह है। अगर आपको न कुछ खरीदना है और न बेचना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है और वो हक्का बक्का रह जाता है। क्या ये मिड ग्रेड रिफाइनिंग एलिक्सर है? 10 साल बीत गए, मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर कभी मिड ग्रेड एलिक्सर देख पाऊंगा। वो चिल्लाकर अपने नौकरों से कहता है, जल्दी करो, सब खड़े क्या देख रहे हो? हमारे इस खास मेहमान के लिए सबसे बेहतरीन चाय लेकर आओ। शॉन ठंडे लहजे में कहता है, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके बदले कुछ मटेरियल्स चाहता हूं। आपकी दुकान मुझे इसके लिए क्या दे सकती है? दुकानदार हैरानी से पूछता है, कहीं आप एक सोल मास्टर तो नहीं? शॉन जवाब देता है, तुम ये जानना चाहते हो? दुकानदार हाथ जोड़ लेता है, मेरी गुस्ताखी माफ करें, मैं अपनी हद पार कर गया था। शॉन बात काटते हुए कहता है, बहुत हुई बातें, बताओ इसके कितने पैसे दोगे? दुकानदार हिसाब लगाता है। बाजार की कीमत के हिसाब से मिड ग्रेड एलिक्सर की एक बोतल 10,000 टेल्स ऑफ सिल्वर की है और क्राफ्टिंग मटेरियल्स के एक सेट की कीमत 1,000 टेल्स है। लेकिन अगर आप हमें और एलिक्सर बेचने का वादा करें तो मैं आपको मटेरियल्स के 11 सेट्स दे सकता हूं। जहां तक कल की बात है, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। कल गुजो सिटी एल्केमिस्ट फैमिलीज की एग्जीबिशन का दिन है। अगर आपके पास कोई फालतू एलिक्सर हो तो क्या आप उसे एग्जीबिशन में मेरी हेल फैमिली को बेचने के बारे में सोचेंगे? इधर शहर के दूसरे कोने में कुछ लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो वाकई सपने देख रहे हैं अगर उन्हें लगता है कि वो यहाँ से लो ग्रेड एलिक्सर खरीद पाएंगे। इस शहर में वैंस फैमिली के अलावा और कहीं एलिक्सर नहीं मिलता। ट्रेजर पवेलियन में आकर एलिक्सर की भीख मांगना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उनसे भीख मांगने से अच्छा है कि तुम यंग मास्टर ड्रेक के सामने गिड़गिड़ाओ।
मुझसे एलिक्सिर की भीख मांगने के बजाय बेहतर होगा कि तुम मुझसे उसकी दुल्हन को छोड़ देने की भीख मांगो। एलिक्सर के बारे में तो भूल ही जाओ। जब तक मैं विक्टर जिंदा हूं तुम्हें इसकी एक बूंद भी नहीं मिलेगी। लो ग्रेड एलिक्सर तो ऐसा है जिसे कुत्ता भी ना पूछे। उधर हेल फैमिली की हवेली में बातचीत चल रही है। मैडम, मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया। वो पूछती है, क्या तुमने उसकी पहचान का पता लगाने के लिए किसी को भेजा? जवाब मिलता है, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। एक सोल मास्टर की सबसे बड़ी चिढ़ यही होती है कि कोई उन पर नजर रखे। उन्हें नाराज करने का मतलब पूरी हेल फैमिली की तबाही को दावत देना है। वो मुस्कुराकर कहती है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। उस सोल मास्टर को थोड़ा फायदा पहुंचाकर तुमने बिना किसी बदतमीजी के एक रिश्ता जोड़ लिया है। अगर वो एग्जीबिशन में हमें कुछ मिड ग्रेड एलिक्सर दे देता है तो हमारा नाम चारों तरफ फैल जाएगा और फिर हम आखिरकार वैंस फैमिली के बराबर खड़े हो पाएंगे, जिन्होंने 100 सालों से हमें दबाकर रखा है। अगर वो सोल मास्टर हेल फैमिली की किस्मत बदल सकता है तो मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। दूसरी तरफ गुंडों का एक गिरोह चिल्ला रहा है, उसे ढूंढो, चप्पा चप्पा छान मारो, अगर जरूरत पड़े तो 10 फीट जमीन खोद डालो, पर नोरा मिलनी चाहिए। वो बेवकूफ लड़की, क्या वो सच में मेरे ब्रेक थ्रू के लिए खजाना ढूंढने निकल गई? गुंडा कहता है, मिस रे, बेकार की कोशिश मत कीजिए वरना नीचे गिरकर कीमा बन जाएंगी। इतनी खूबसूरती को बर्बाद करना दुख की बात होगी। शांति से ऊपर आ जाइए। हर कर्ज चुकाना पड़ता है। हमने आपको सिर्फ इसलिए पकड़ा है ताकि हम ड्रेक का जुआ का कर्ज वसूल सकें। हम कसम खाते हैं कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नोरा खौफ में है। नहीं, वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। शॉन सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नोरा वाकई हार मान लेगी। नोरा मन ही मन कहती है, शॉन, मुझे माफ कर देना, इस जन्म में मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बन पाऊंगी। शॉन गुस्से में दहाड़ता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड पैलेस के आदमी को मारने की? अब तुम नहीं बचोगे, बिल्कुल नहीं। वो नोरा से कहता है, उस दुर्लभ जड़ी बूटी को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी थी। ऐसी हजारों जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम मेरे लिए इकलौती हो। प्लीज मेरे लिए अपनी जान फिर कभी जोखिम में मत डालना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ये बोझ कभी नहीं उठा पाऊंगा। नोरा धीरे से कहती है, शॉन, तुमने इस बार मुझे बचा लिया। इधर ड्रेक बौखलाया हुआ है। एलिक्सर कहाँ है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? मैंने एक एक बूंद पी ली, फिर भी मेरा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हुआ? 1 ग्रेड 9 रूट और 10 बोतलें लो ग्रेड एलिक्सर पीने के बाद तो एक सुअर का भी ब्रेक थ्रू हो जाता। तभी आवाज आती है, ड्रेक, तुमने तो कभी इस बात की मंजूरी ही नहीं दी थी। उस बेकार शॉन के पास ना तो कोई स्पिरिट रूट है और ना ही कोई एलिक्सर, तो उसका ब्रेक थ्रू होने का सवाल ही नहीं उठता। वो मेरी बराबरी करने के लायक भी नहीं है। मेरा ब्रेक थ्रू ना होना बस एक छोटी सी रुकावट है, लेकिन वो तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। चलो अब मैं हॉल में इस बात का फैसला करते हैं। नोरा शॉन से कहती है, शॉन, अगर तुम हार भी जाओ तो कोई बात नहीं, खुद को दोष मत देना। मैं तुम्हें कभी दोषी नहीं मानूंगी। इन पिछले कुछ दिनों में वो उसे अपना पति मान चुकी थी। अगर वो सच में हार गया तो वो खुद को ड्रेक के हवाले करने के बजाय मरना पसंद करेगी। शॉन उसका हाथ थामकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और ये वादा आज भी कायम है और हमेशा रहेगा। 10 साल तक दूसरों की दया पर जीने के बाद अब वक्त आ गया है सर उठाकर जीने का। मैं साबित कर दूंगा कि मैं बेकार नहीं हूं। मेन हॉल में पहुंचते ही तंज कसे जाते हैं। तुम अब तक कहाँ थे? क्या हमारा दम निकालने का इरादा था? शॉन सोचता है कि क्या उसके पिता को वाकई उसकी फिक्र थी या उन्हें डर था कि वो ड्रेक की शर्तें पूरी नहीं कर पाएगा और परिवार एक ताकतवर साथ खो देगा। शॉन कहता है, नोरा ही काफी है। ठीक है, कम से कम तुम वापस तो आए। शॉन, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? क्या वाकई बिना स्पिरिट रूट वाले आदमी ने कुछ हासिल किया है? मेरे साथ आओ, सब हॉल में इंतजार कर रहे हैं। ड्रेक उसे देखकर हंसता है, मुझे लगा तुम्हारी यहां आने की हिम्मत नहीं होगी। चलो, कम से कम तुम में थोड़ी रीढ़ की हड्डी तो बची है। भीड़ में कानाफूसी होती है। मुझे समझ नहीं आता कि उसे ड्रेक को चुनौती देने की हिम्मत मिली कहां से। 10 साल तक रीड फैमिली की खैरात पर पलने के बाद भी उसे अपनी औकात नहीं पता। उसकी हिम्मत कैसे हुई ड्रेक से मुकाबला करने की? अगर मैं उसकी जगह होता तो ड्रेक के कहने का इंतजार भी नहीं करता और खुद ही नोरा को उसे सौंप देता। कम से कम इज्जत तो बची रहती। वो औरत हंसते हुए कहती है, मैं तो उसे रोते हुए देखने के लिए बेताब हूं। ड्रेक कहता है, शॉन, तुम्हें हमारी शर्त याद है ना? अगर तुम मुझसे पीछे रह गए तो नोरा को मुझसे शादी करनी होगी। शॉन पलटकर कहता है, खैरात पर पलने वाला आदमी मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कर रहा है। अगर ड्रेक हारा तो उसे नोरा से शादी करने का कोई हक नहीं होगा।
और अगर मैं हारा तो मैं हमेशा के लिए रीड एस्टेट छोड़कर चला जाऊंगा। ड्रेक अपनी ताकत दिखाता है। ड्रेक, अपना पूरा जोर लगा दो। अगर पूरा ब्रेक थ्रू नहीं भी हुआ तो भी थोड़ी सी तरक्की जीत के लिए काफी होगी। शॉन जैसा मामूली इंसान ग्रेड 9 स्पिरिट रूट का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। जांच के बाद नतीजा आता है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं। ये कैसे हो सकता है? 10 बोतल एलिक्सर पीने के बाद तो मुझ जैसा ग्रेड 6 वाला भी ब्रेक थ्रू कर लेता। साधना का हर कदम मुश्किल होता है। 3 दिन में लेयर 5 से पीक तक पहुंचना भी काबिले तारीफ है। अगर कोई और होता तो शायद हिल भी ना पाता। बिल्कुल सही, बिना स्पिरिट रूट वाले बेकार आदमी से तो कोई तुलना ही नहीं है। पीक तक पहुंचना ही जीत के लिए काफी है, ड्रेक घमंड में कहता है। तो शॉन, भले ही मेरा पूरा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ पर मैं आगे तो बढ़ा हूं। तुम फिर भी हार गए। मैं आसमान का असली ड्रैगन हूं और तुम जमीन पर रेंगने वाले कीड़े के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का क्या हक है? तभी अचानक एक धमाका होता है। शॉन कहता है, एनर्जी रिफाइनिंग लेयर 1, एक पूरा ब्रेक थ्रू। भीड़ चौंक जाती है। शॉन, तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। ड्रेक चिढ़कर कहता है, सिर्फ लेयर 1 और इतनी खुशी? क्या लेयर 1 का ब्रेक थ्रू मेरे 6 लेयर्स की तरक्की के बराबर है? और वो भी स्पिरिट रूट के साथ। एक कुत्ता भी लेयर 1 पार कर लेता। पता नहीं इसे किस बात का घमंड है। रीड फैमिली की बड़ी सदस्य पूछती है, शॉन, क्या वाकई तुम्हारे पास पहले कोई स्पिरिट रूट नहीं था? 1 लेयर का ब्रेक थ्रू भी जीत मानी जाती है और 2 लेयर्स का मतलब है पूरी तरह से कुचल देना। वैसे लेयर 2 इतना मुश्किल भी नहीं है, ये बस ड्रेक की बराबरी ही है। शॉन गरजता है, अब बताओ, असली ड्रैगन होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं अपना नाम और रुतबा बचाए रख सकूं तो ग्रेड 9 स्पिरिट रूट का क्या फायदा? नौरा मेरी पत्नी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ड्रेक चिल्लाता है, शॉन को किस बात का घमंड है? मैं तुम्हें बता दूं, स्काई सीक्रेट्स पवेलियन के लोग रास्ते में हैं और जल्द ही मैं उनके साथ हूंगा। और तुम एनर्जी रिफाइनिंग लेयर 3 पर अटके हुए एक मामूली कीड़े हो। तुम मेरी बराबरी के लायक भी नहीं हो। करीन कहती है, ठीक है, तो तुम्हारे पास स्पिरिट रूट है और तुम अब बेकार नहीं हो, तो क्या इससे तुम खास हो गए? तरस खाकर मैं तुम्हारी शादी नोरा से बिना किसी दहेज के करने को तैयार थी, पर अब जब तुम इतने काबिल बन गए हो तो 10 दिन के अंदर एक आलीशान बिट्रोथल गिफ्ट लेकर आना। अगर नहीं ला पाए तो मुझे अपनी जबान तोड़ने और नोरा की शादी किसी और से करने के लिए दोष मत देना। बाद में फ्रेया कहती है, शॉन, मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो काफी नहीं होंगे। अगर कोरीन वाकई तुम्हें परेशान करना चाहती है तो तुम चाहे कितना भी ले आओ, उसके लिए कभी काफी नहीं होगा। शॉन कहता है, पहले वो फिक्र करती थी पर अब नहीं। तुम जाओ, मैं अब तुम्हारे लिए और मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा। उसकी बहन सोचती है, बहन, तुमने अपना सच्चा जीवन साथी खो दिया। 3 दिन में 3 स्टेजेस पार करना ग्रेड 9 स्पिरिट रूट के सामने कुछ भी नहीं है। ड्रेक के सुनहरे भविष्य के सामने शॉन उसे आंख उठाकर देखने के भी काबिल नहीं है। नौरा मुस्कुराती है, ड्रेक कितना ताकतवर है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। शॉन ही वो है जिस पर मैं अपना दिल हार सकती हूँ। इधर बाजार में वैंस फैमिली का आदमी चिल्ला रहा है, क्या शॉन वाकई इतना काबिल है? नीचे खड़े उस नौजवान को तो आप सब जानते ही होंगे। शॉन, रीड फैमिली का होने वाला दामाद, यंग मास्टर ड्रेक से मुकाबला करते करते थक गया। जब मैंने उसे लो ग्रेड एलेक्सर देना बंद कर दिया तो वो 1 बोतल के लिए आधा पागल हो गया था। मजबूर आदमी कुछ भी करता है। वो हेल फैमिली के ट्रेजर पवेलियन में भीख मांगने गया था और खाली हाथ लौटा। अब तक तो वो मुकाबला हार चुका होगा और रीड एस्टेट से धक्के मारकर निकाला जा चुका होगा। 1 बोतल एलेक्सर के चक्कर में उसने अपनी दुल्हन खो दी। आप लोग उसकी तरह मत बनिए, जब तक मौका है खरीद लीजिए। तभी हेल फैमिली का मुखिया विक्टर आता है। वैंस कहता है, मुखिया विक्टर? क्या ये वही बेकार आदमी नहीं है? क्या हुआ, अभी भी वैंस फैमिली को हारते हुए देखना चाहते हो? क्या आपने देखा है कि हमने किसके साथ हाथ मिलाया है? एक ग्रेड 9 स्पिरिट रूट जो बेमिसाल ताकत बनने वाला है। तभी फ्रेया वहां पहुंचती है। दुकानदार कहता है, आप तो वो यंग लेडी हैं। फ्रेया बड़ों का अभिवादन करती है। सीनियर, ये हेल फैमिली की यंग लेडी हैं जो अपने पिता की जगह कामकाज देख रही हैं। हमने 1 लाख टेल्स ऑफ सिल्वर तैयार रखे हैं जो बाजार भाव के हिसाब से मिड ग्रेड एलेक्सर की 10 बोतलों के लिए काफी हैं। शॉन सीनियर के भेष में कहता है, सीनियर, शायद आपको पता नहीं पर हेल फैमिली आपकी एलेक्सर के लिए 10,000 टेल्स प्रति बोतल दे रही है। ये बिल्कुल जायज कीमत है। सामने वाली वैंस फैमिली ने अपनी खुद की मिड ग्रेड तैयार कर ली है और जब दोनों परिवारों में मुकाबला होगा तो कीमत पक्का 10,000 टेल से नीचे गिर जाएगी। हमें तो अपना माल निकालने के लिए घाटे में बेचना पड़ेगा। शॉन समझाता है, मिड ग्रेड एलिक्सर बनाना और हाई ग्रेड एलिक्सर बनाना
दो बिल्कुल अलग बातें हैं। पहले के लिए सिर्फ रैंक 1 सोल मास्टर चाहिए, जबकि दूसरे के लिए कम से कम रैंक 2 सोल मास्टर की जरूरत होती है। और रैंक 2 सोल मास्टर तो पूरे अज्योर क्लाउड सेक्ट में सिर्फ एक ही है। दुकानदार हैरान रह जाता है, आखिर ये किस महान हस्ती से टकरा गया है? हाई ग्रेड एलिक्सिर। सीनियर, क्या आप वाकई हमें ये बेचना चाहते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि जाहिर है हम इसे चाहते हैं। ये हाई ग्रेड एलिक्सिर है। गूंजो तो क्या, पड़ोसी शहरों ने भी कभी ऐसा टॉप टियर एलिक्सर नहीं देखा होगा। इसके साथ तो हेल फैमिली रातों रात मशहूर हो जाएगी और वैंस फैमिली के बाजार पर कब्जा करके गूजो सिटी की सबसे बड़ी अल्केमिस्ट फैमिली बन जाएगी। सीनियर, आप इसे कितने में बेचना चाहेंगे? वो आगे कहता है, सीनियर, यहां तक कि मिड ग्रेड एलिक्सर की कीमत भी 10,000 टेल्स है। कोई ताज्जुब नहीं कि उन्होंने इसे इतना सस्ता क्यों बेचा। इस सीनियर की पक्का वैंस फैमिली से कोई पुरानी दुश्मनी है। क्या वैंस फैमिली का दिमाग ठिकाने नहीं था जो उन्होंने एक रैंक 2 सोल मास्टर से पंगा ले लिया? सीनियर, अगर आप लंबे समय तक इतनी कम कीमत पर हाई ग्रेड एलिक्सिर देने को तैयार हैं, तो वैंस फैमिली को कुचलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, मैं अभी मटेरियल्स तैयार करने जाता हूं। इसी बीच ऐलान होता है, सब लोग सुनिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैंस फैमिली ने कामयाबी के साथ मिड ग्रेड रिफाइनिंग एलिक्सिर बना लिया है, जिसकी कीमत 13,000 टेल्स प्रति बोतल है। और आज से ही हेल फैमिली लिमिटेड सप्लाई में हाई ग्रेड रिफाइनिंग एलिक्सर पेश कर रही है। हाई ग्रेड वाकई अपने नाम के लायक है। इसकी एक बोतल लो ग्रेड की 5 बोतलों के बराबर काम करती है। ये वो खजाना है जो आमतौर पर सिर्फ एज्योर क्लाउड सेक्ट के शिष्यों के लिए रखा जाता था, और अब ये हमारे शहर में बिक रहा है। लोग दंग रह जाते हैं। हेल फैमिली, आखिर उनके पास हाई ग्रेड एलेक्सर आया कहां से? ये तो 10 साल पहले हैंगकांग सिटी को हिला देने वाले मिड ग्रेड एलेक्सर से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। सब लोग शांत हो जाइए। हाई ग्रेड एलिक्सर की कीमत आमतौर पर कम से कम 50,000 टेल्स होती है। क्या आपको यकीन है कि आप इसे खरीद पाएंगे? अपने पुराने और नए वफादार ग्राहकों को सालों के सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहने के लिए हम ये ऐलान कर रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने के लिए हाई ग्रेड एलिक्सर की कीमत सिर्फ 12,000 टेल्स होगी। क्या? हाई ग्रेड सिर्फ 12,000 में? ये तो वैंस फैमिली के 13,000 वाले मिड ग्रेड से भी सस्ता है। इसे ना खरीदने वाला तो कोई बेवकूफी होगा। इधर ग्राहकों में खलबली मच जाती है और वे चिल्लाते हैं, फैमिली हेड वैंस, मुझे अब वो लो ग्रेड एलिक्सर नहीं चाहिए जो मैंने अभी आपकी दुकान से खरीदा था। मुझे मेरा रिफंड चाहिए अभी के अभी। मेरा पैसा वापस करो। वैंस गुस्से और हैरानी में सोचता है, ये सब कैसे हो गया? आखिर क्यों? हेल फैमिली के पास हाई ग्रेड एलिक्सर आया कहां से, और वो भी इतनी कम कीमत पर? ऐसा लग रहा है जैसे वो जानबूझकर हमें निशाना बना रहे हैं। वो फ्रेया की तरफ देखकर कहता है, फ्रेया, तुम्हारे पीछे चाहे जो भी खड़ा हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वैंस फैमिली को बर्बाद कर दोगी, तो तुम अभी इस खेल में बहुत कच्ची हो। वैंस आगे सोचता है, मैंने ड्रेक के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। अब वक्त आ गया है कि वो अपने प्रोटेक्टर को वैंस फैमिली की मदद के लिए सामने लाए। तभी एक आवाज आती है, सीनियर, ये रहा आपका 500,000 टेल्स का बैंक नोट। फ्रेया कहती है, सीनियर रुकिए, सिर्फ हाई ग्रेड एलिक्सर ही वैंस फैमिली की आधी संपत्ति को खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन उनके पास अभी भी लो ग्रेड एलिक्सर है जो उन्हें कुछ वक्त तक और टिकाए रखेगा। जो लोग हाई ग्रेड एलिक्सर खरीद सकते हैं, वो आखिर में कल्टीवेटर्स की एक छोटी सी तादाद ही है। ज्यादातर कल्टीवेटर्स अभी भी लो ग्रेड रिफाइनिंग एलिक्सर खरीदना ही पसंद करते हैं। वैंस फैमिली सिर्फ ड्रेक को सहारा देने के लिए अपने खुद के कारोबार को तबाह करने पर तुली है। हमें ये हिसाब बराबर करना होगा। सीनियर, क्या आप हमारे लिए कुछ लो ग्रेड रिफाइनिंग एलिक्सर बना सकते हैं? सीनियर जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं लो ग्रेड एलिक्सर नहीं बना सकता, बस बात यह है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर मैं बिना आराम किए दिन रात भी काम करूं, तब भी शायद बाजार की जरूरतें पूरी ना कर पाऊं। फ्रेया पूछती है, क्या आप इसके बजाय कुछ सोल मास्टर अप्रेंटिसेस को ट्रेन कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है सीनियर? सीनियर सोचते हुए कहते हैं, माफ करना, मैं इसी बारे में सोच रहा था कि क्या लो ग्रेड रिफाइनिंग एलिक्सर बनाने के लिए कुछ सोल मास्टर अप्रेंटिसेस को तैयार किया जाए, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। सिर्फ सही लोगों को चुनना ही एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फ्रेया मन ही मन सोचती है, अगर हेल फैमिली के पास अपने खुद के सोल मास्टर अप्रेंटिसेस होते तो हमें फिर कभी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या वो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? सच में सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। वो आदेश देती है, ट्रूथ रिवीलिंग क्रिस्टल बाहर निकालो। कल जब वो एस्टेट पर आएगा तो मैं उसका असली चेहरा देखना चाहती हूँ। ट्रूथ रिवीलिंग क्रिस्टल हेल फैमिली का पुश्तानी खजाना है जो किसी भी भेस के पार देख सकता है,
खुद को कुर्बान करने का फैसला करने से पहले वो कम से कम उस सोल मास्टर का असली चेहरा तो देखना चाहती थी। लेकिन ज्यादातर सोल मास्टर्स बूढ़े और जर्जर होते हैं। इसी बीच शहर में दूसरी चर्चा शुरू हो जाती है। मैंने सुना है कि नोरा की सगाई हो गई है। मैं सारा दिन एग्जीबिशन में बिजी थी, इसलिए उसे बधाई भी नहीं दे पाई। स्टुअर्ट, कल रीड एस्टेट जाना और उसे मेरे एस्टेट पर आने का न्योता देना। उसे यहां लेकर आओ ताकि मैं खुद देख सकूं कि आखिर किस नौजवान ने गुजो सिटी की इस अनमोल रत्न का दिल जीता है। नोरा और मैं कभी करीबी क्लासमेट्स थे। भले ही हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन हमारा मिजाज मिलता था और हमारी खूब जमती थी। तभी उसे बताया जाता है, मुझे डर है कि आपको निराशा होगी मिस, उसका मंगेतर शॉन है, वही शॉन जो सालों से रीड फैमिली के टुकड़ों पर पल रहा है। वो हैरान होकर पूछती है, क्या वो गूंगा और बिना किसी स्पिरिट रूट वाला लड़का नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही है? जवाब मिलता है, बिल्कुल यकीन है। पूरा शहर काफी समय से इसी बारे में बात कर रहा है। फ्रेया गुस्से में कहती है, नोरा का दिमाग खराब हो गया होगा। मैं उसे ये सगाई तोड़ने के लिए जरूर मनाऊंगी और मुझे शॉन को भी थोड़ा सबक सिखाना होगा। उसके पास 2 हाथ और 2 पैर सलामत हैं, फिर उसे एक औरत के भरोसे जीने की क्या जरूरत है? क्या एक जवान आदमी अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता? उधर दूसरी तरफ शॉन की बहादुरी के चर्चे हैं। इतनी कम उम्र में ब्लड पैलेस के एक सदस्य को मार गिराया। वाकई असली हीरो कम उम्र में ही उभर कर आते हैं। ब्लड पैलेस एक ऐसी शैतानी ताकत है जो एजर क्लाउड सेक्ट के इलाके में गहराई तक फैली हुई है। इसके सदस्य बिना किसी रहम के कत्ल, आगजनी और लूटपाट करते हैं। कई इलाकों पर उनका कब्जा है और सेक्ट द्वारा बार बार चलाए गए सफाई अभियानों के बावजूद उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। कोई और रास्ता ना देख अज्यूर क्लाउड सेक्ट में हर सिटी लॉर्ड के एस्टेट को उनके सिर पर इनाम रखने का हुक्म दिया था। मुसीबत ये थी कि जिन्हें हुक्म दिया गया वो खुद ब्लड पैलेस के लोगों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी ये बाउंटी पूरी की हो। शॉन को बताया जाता है, तुमने शैडो क्लाउड स्पिरिट पूल में एक बार ट्रेनिंग करने का हक जीत लिया है, मेरे साथ आओ। वहां पहुंचने पर उसे कहा जाता है, एनर्जी रिफाइनिंग लेयर 4 पीक। तुम बहुत देर से आए हो, तो तुम पहले ही लेयर 4 के पीक पर पहुंच चुके हो। फिर तो हाँ, तुम बहुत देर से आए हो। ये पूल 3 साल से ज्यादा समय से खुला है और कई कल्टीवेटर्स पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके अंदर की स्पिरिट एनर्जी अब उतनी ताकतवर नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। अब सिर्फ लेयर 1 या 2 के कल्टीवेटर्स के पास ही यहां से ब्रेक थ्रू करने का असली मौका है। आखिर लेयर 1 या 2 को पार करने के लिए ऊंचे लेवल्स के मुकाबले बहुत कम स्पिरिट एनर्जी की जरूरत होती है। लेयर 4 से ऊपर के किसी भी इंसान के लिए अब ब्रेक थ्रू करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए या तो एक असाधारण स्पिरिट रूट चाहिए या फिर कोई बहुत ही एडवांस्ड कल्टीवेशन टेक्निक। खैर, अब तुम यहां आ ही गए हो तो अंदर जाकर कोशिश कर लो। तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 1 घंटा है, इसका सही इस्तेमाल करना। इधर लूसी हैरान रह जाती है, ये क्या हो रहा है? मैं अपने सेक्ट की सबसे बेहतरीन तकनीक स्टारफॉल स्क्रिप्चर के साथ ट्रेनिंग कर रही हूं। मेरा स्पिरिट रूट ग्रेड 7 है और फिर भी एक ही वक्त पर ट्रेनिंग करते हुए सारी स्पिरिट एनर्जी उस तरफ इतनी तेजी से क्यों भाग रही है? क्या ये वही लड़का हो सकता है जिसका गुजो सिटी में ग्रेड 9 स्पिरिट रूट के तौर पर टेस्ट किया था? इसने तो सच में ब्रेक थ्रू कर लिया। कोई ताज्जुब नहीं कि इसके पास ग्रेड 9 स्पिरिट रूट है। ये किसी आम इंसान जैसा नहीं है। लेयर 4 के पीक पर बैठा कोई भी मामूली कल्टीवेटर इतनी कम एनर्जी में कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। लेकिन मेरे स्पिरिट रूट और मेरी तकनीक के साथ ऐसा लगता है कि ये रुकावट मुझे उसके बराबर पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन तभी कुछ अनहोनी होती है। बस एक प्याली चाय पीने जितनी देर में वो लेयर 5 से सीधा लेयर 6 पर पहुंच गया। तो ये होता है ग्रेड 9 और ग्रेड 7 स्पिरिट रूट के बीच का फर्क। एक के बाद एक 2 पूरे स्टेजेस पार कर लिए। ग्रेड 9 स्पिरिट रूट की ताकत हम जैसे आम कल्टीवेटर्स के अंदाजे से कहीं बाहर है, लेकिन वो यहां अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। लेयर 6 से लेयर 7 तक पहुंचना जन्नत की दहलीज पार करने जैसा है। मुझे खुद इसे पार करने में पूरे 10 दिन लगे थे। वो मेरे ग्रेड 7 से ज्यादा ताकतवर है, ये सच है, लेकिन बस इतना ही। पर ये क्या, कुछ ही देर में वो लेयर 4 के पीक से सीधा लेयर 7 तक पहुंच गया। नामुमकिन। ग्रेड 9 और ग्रेड 7 में सिर्फ 2 ग्रेड्स का फर्क है। फिर ये फासला इतना बड़ा कैसे हो सकता है? शॉन बाहर निकलता है और लूसी कहती है, मिस, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। मेरा नाम लूसी है, इसे अच्छी तरह याद रखना। जब मैं तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाऊंगी तो मैं अपना हिसाब बराबर करने वापस आऊंगी। ये लो, इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करना जब तुम्हारी जान खतरे में हो। मेरे वापस आने तक मर मत जाना।
तभी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? इधर आओ और अभी मदद करो। स्काई सीक्रेट्स पवेलियन के लॉर्ड्स रास्ते में ही हैं। शॉन, तुम क्या घूर रहे हो? काम पर लगो। अगर आज तुमने मेरा काम बिगाड़ा तो तुम्हारे 10 सिर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। कितना बेकार और बेवकूफ इंसान है। आज वो दिन है जब मैं सीधा 9वें आसमान की ऊंचाइयों को छू लूंगा। बाहर इतने सारे लोग इस आखिरी मौके का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह मुझसे जुड़ सकें, और मेरे पास उनके लिए वक्त तक नहीं है। और तुम्हें यहाँ मेरे लिए सिर्फ एक कुर्सी साफ करने या पोछा लगाने का मौका दिया गया है, और तुम वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे। ड्रेक कहता है, ड्रेक, इस गूंगे के पीछे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुछ लोग नीच ही पैदा होते हैं, यही उनकी किस्मत है। तुम उन्हें कितना भी ऊपर उठाने की कोशिश करो, वो कभी नहीं सुधरते। फैमिली हेड विक्टर, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। यहां काम करने वाले हर इंसान को एक एक बोतल दे दो, सिवाय उस शख्स के जो खुद को बहुत 30 मारखां समझता है। शॉन, अब पछतावा हो रहा है ना? देखते ही देखते लो ग्रेड एलिक्सर की एक बोतल हाथ से निकल गई। इसी बीच ऐलान होता है, स्काई सीक्रेट्स पवेलियन के लॉर्ड्स का स्वागत है। रोलंड आगे आता है। मैं रोलंड हूं, स्काई सीक्रेट्स पवेलियन का डेप्यूटी मास्टर। तुम में से किसके पास ग्रेड 9 स्पिरिट रूट है? ड्रेक झुककर कहता है, ये नाचीज ड्रेक है। डेप्यूटी मास्टर रोलंड को मेरा प्रणाम। रोलंड खुश होकर कहता है, अच्छा, बहुत अच्छा, काफी होनहार नौजवान है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक तरह से पड़ोसी ही हैं। मेरा जन्म पास के ही एमरल्ड वेलोसिटी में हुआ था। 30 साल पहले मेरा ग्रेड 8 स्पिरिट रूट निकला था, जिसने पूरे पवेलियन को चौंका दिया था। और 30 साल बाद अब तुम्हारे ग्रेड 9 ने एक बार फिर पवेलियन को हिलाकर रख दिया है। ये हमारे बीच का इत्तेफाक है। मैंने रास्ते में ही कहानी सुन ली थी। कैसे उस सेक्ट की लड़की का स्पिरिट रूट अपनी पूरी बर्फीली ताकत के साथ तुम्हारे सामने हार गया और वो रोती हुई रह गई? क्या तुम अभी हमें दिखाओगे कि तुम्हारा स्पिरिट रूट कैसा चमत्कार कर सकता है? ड्रेक जवाब देता है। डेप्यूटी मास्टर रोलंड, क्या हम इसके बजाय एक मुकाबले के जरिए फैसला कर सकते हैं? रोलंड पूछता है, किसके साथ मुकाबला? ड्रेक शॉन की तरफ इशारा करता है। शॉन, क्या तुम मुझका एक बार फिर सामना करने की हिम्मत रखते हो? रोलंड चौंक जाता है। एक गूंगा? ड्रेक समझाता है। डेप्यूटी मास्टर, एक ऐसी बात है जो आप नहीं जानते। जिस औरत से मैं प्यार करता था, उसे एक सगाई के मामूली कागज के टुकड़े के जरिए मुझसे छीन लिया गया। उसे वापस पाने के लिए मैं उसकी घटिया चालों में फंस गया। मैं ऐसे टेढ़े तरीकों को मानने से इनकार करता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम ईमानदारी और खुले तौर पर इसका फैसला करें और मुझे मेरा प्यार बराबरी से वापस मिले। विक्टर साथ देता है। एक गूंगा भला ग्रेड 9 स्पिरिट रूट के सामने कैसे टिक सकता है? ड्रेक, डेप्यूटी मास्टर को सब साफ साफ बताओ। ड्रेक कहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इन्होंने कहा। शॉन ने एक पुराने एहसान का फायदा उठाकर मेरी बड़ी बेटी को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। उस एहसान के बोझ तले दबकर हमने अपनी शान को किनारे रखा और अपनी बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए राजी कर लिया। जब मेरे भतीजे का ग्रेड 9 टेस्ट हुआ और उसने उसे वापस जीतने की कोशिश की, तो शॉन ने सच में धोखे से जीत हासिल की। विक्टर कसम खाता है, डेप्यूटी मास्टर, मैं इसके लिए पूरी वैंस फैमिली की इज्जत दांव पर लगाता हूं। यही सच है, इसके अलावा और कुछ नहीं। रोलंड शॉन से पूछता है, क्या तुम ड्रेक का मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो और अपनी ताकत के दम पर अपने प्यार के लिए लड़ सकते हो? क्या तुम में इस बात को हमेशा के लिए खत्म करने का दम है? शॉन तैयार हो जाता है और ड्रेक चिल्लाता है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज मैं शॉन को अपने पैरों तले कुचल दूंगा और वो सब वापस ले लूंगा जो मेरा है। मैं सबको साबित कर दूंगा कि एक ग्रेड 9 स्पिरिट रूट असल में कितना ताकतवर होता है। भीड़ में से आवाज आती है, सिर्फ एक बेवकूफ ही ग्रेड 9 स्पिरिट रूट को उकसाने की हिम्मत करेगा। ग्रेड 9 की ताकत के सामने इतनी अकड़ दिखाना, ये आदमी खुद को बहुत ज्यादा समझता है। लेकिन तभी नजारा बदल जाता है। ड्रेक जमीन पर पड़ा है और शॉन खड़ा है। शॉन तंज कसता है, आहा, तो एक ग्रेड 9 स्पिरिट रूट की बस इतनी सी औकात है। रोलंड गुस्से में कहता है, ड्रेक, क्या तुम वहां थोड़े ज्यादा लापरवाह नहीं हो गए थे? विक्टर चिल्लाता है, यंग मास्टर ड्रेक, आपको अपने 10 साल पुराने इतिहास की वजह से अपनी पकड़ ढीली नहीं करनी चाहिए। डेप्यूटी मास्टर रोलंड देख रहे हैं। रोलंड शक करते हुए पूछता है, क्या तुम सच में ग्रेड 9 स्पिरिट रूट हो? अगर तुमने मुझे धोखा दिया है तो क्या तुम जानते हो कि उसका अंजाम क्या होगा? विक्टर गिड़गिड़ाता है, डेप्यूटी मास्टर रोलंड, कृपया मेरे भतीजे को एक और मौका दें। ड्रेक चिल्लाता है, डेप्यूटी मास्टर, मैं आसमान की कसम खाकर कहता हूं, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। उस दिन सच में मेरा ग्रेड 9 स्पिरिट रूट ही निकला था। मैंने बस अभी उसे कमजोर समझ लिया था। मैं अपनी असली ताकत साबित करने के लिए दोबारा लड़ने को तैयार हूं। तुम क्या कहते हो? शॉन खामोश रहता है और ड्रेक फिर हमला करता है।
वो मुझे नहीं हरा सकता। वो हमला कुछ साबित नहीं करता। शॉन मेरे सामने घुटने टेको, पर शॉन फिर उसे धूल चटा देता है। रोलंड दहाड़ता है, क्या वाकई एक ग्रेड 9 स्पिरिट रूट बस इतना ही कर सकता है? इसका दोबारा टेस्ट करो। ड्रेक पागलों की तरह कहता है, सिर्फ इसलिए कि मैं 2 बार हार गया, क्या इसका मतलब ये है कि आप मेरे स्पिरिट रूट को पूरी तरह नकार देंगे? ठीक है, फिर मैं आप सबको साबित कर दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रेड 9 स्पिरिट रूट क्या कर सकता है। वो इलियास की तरफ मुड़ता है। इलियास, मैं पूरी रीड फैमिली को अपने साथ ऊपर उठाना चाहता था ताकि हम साथ मिलकर तरक्की करें, लेकिन चूंकि आप सबने मुझ पर शक करना चुना है तो मुझे अफसोस है, आपका परिवार अब मेरे साथ ऊपर उठने के लायक नहीं रहा। आइवी कहती है, यंग मास्टर ड्रेक, मुझे आप पर यकीन है, मुझे आप पर भरोसा है। ड्रेक कहता है, सिर्फ तुम ही हो जिसने सच में मेरा साथ दिया है, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। शॉन, तुम लेयर 6 तक पहुंचकर किस्मत वाले रहे होगे, लेकिन एक ग्रेड 9 स्पिरिट रूट को कम समझने की गलती मत करना। अपनी आंखें फाड़ कर देखो कि मेरा ग्रेड 9 स्पिरिट रूट कितना चमकदार है, लेकिन जैसे ही टेस्ट होता है सन्नाटा छा जाता है। ड्रेक चिल्लाता है, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? मेरा टेस्ट तो साफ तौर पर ग्रेड 9 आया था। जरूर इस टेस्ट में ही कुछ खराबी है। मुझे दोबारा कोशिश करने दो। ये नहीं हो सकता। जरूर ये पीतल की मेजरिंग रॉड ही खराब है। इसे होना ही होगा। मशीन बोलती है, ग्रेड 6 स्पिरिट रूट। रोलंड ठंडे लहजे में कहता है, ऐसा लगता है कि पीतल की रॉड में कोई खराबी नहीं है। खराबी तुम्हारे रिजल्ट में है ड्रेक। असेसमेंट टावर की रॉड जरूर खराब हो गई होगी। यहाँ कोई ग्रेड 9 स्पिरिट रूट है ही नहीं। तुम्हारा मिड ग्रेड 3 भी गोजो सिटी के हिसाब से ठीक ठाक ही माना जाता है। यहाँ सबसे बेहतरीन अभी भी आईवी ही है, जिसका ग्रेड 6 स्पिरिट रूट है। ड्रेक टूट जाता है। मैं उससे सिर्फ 3 ग्रेड पीछे हूँ। ये उतना बुरा भी नहीं है, सच में। तभी रोलैंड कहता है, किसने कहा कि गोजो सिटी में कोई ग्रेड 9 स्पिरिट रूट नहीं है? बस वो तुम नहीं हो। एक असली ग्रेड 9 रूट सच में मौजूद है। एक असली ग्रेड 9 रूट सच में मौजूद है। बस वो मैं नहीं हूं। शहर में ये बात आग की तरह फैल जाती है। गुजो सिटी में सच में एक ग्रेड 9 स्पिरिट रूट है। क्या ये माना नहीं गया था कि असेसमेंट टावर में कोई खराबी थी? कोई ये नहीं समझा पा रहा था कि टावर की पीतल की रॉड ने कैसे एक मामूली मिड ग्रेड 3 कल्टीवेटर को ग्रेड 9 दिखा दिया था। लेकिन गुजो सिटी की दीवारों के भीतर सच में एक असली ग्रेड 9 स्पिरिट रूट मौजूद था। अज्योर क्लाउड सेक्ट के मास्टर की बेटी लूसी उससे कुछ समय पहले मिली थी और उसने खुद माना था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसने अपना एज्योर क्लाउड टोकन उसके पास छोड़ दिया था, लेकिन चूंकि उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया तो उसे कैसे पता चलता? उसे ढूंढने के लिए वापस बुलाना ही होगा। फ्रिया सोचती है, मैं भी जानना चाहूंगी कि आखिर ये ग्रेड 9 स्पिरिट रूट असल में है कौन। रोलैंड उसे चेतावनी देता है, अपनी उम्मीदें काबू में रखो। ये खास ग्रेड 9 स्पिरिट रूट असाधारण है। अपनी ग्रेड 6 स्पिरिट रूट को भूल जाओ। मेरा अपना ग्रेड 8 भी उसके सामने कोसों पीछे है। अगर तुम्हें कभी उससे मिलने का मौका मिले तो इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझना। फ्रेया दंग रह जाती है। अगर एक ग्रेड 8 स्पिरिट रूट भी इतना पीछे है तो फिर मेरे ग्रेड 6 की क्या औकात? वो जरूर मर्दों में शेर होगा जिसका इस दुनिया में कोई सानी नहीं है। वो शॉन की तरफ मुड़ती है। क्या तुम्हें एक ग्रेड 9 स्पिरिट रूट को हराने पर खुद पर गर्व है शॉन? ड्रेक ने सालों से ठीक से ट्रेनिंग नहीं की है। उसका दिमाग हर वक्त कहीं और ही रहता था। उसकी बुनियाद कच्ची है और उसकी तलवारबाजी कभी उस्ताद लेवल तक नहीं पहुंची। उसे हराने का कोई खास मतलब नहीं है। विक्टर कहता है, सही कहा फ्रेया, तुम वाकई काबिल हो। एक बड़ी बहन से हारना कोई अच्छी फीलिंग नहीं है। ये तो शुक्र है कि डेप्यूटी मास्टर रोलैंड ने दरियादिली दिखाई और हमारे झूठे ग्रेड 9 के दावे पर कोई कार्यवाही नहीं की, वरना रीड फैमिली अभी भारी मुसीबत में होती। ड्रेक, तुम किसी काम के नहीं हो। फैमिली हेड विक्टर, प्लीज शांत हो जाइए। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा आपके पैसे चुकाने का। मुझे वापस चुकाओगे? पर किस चीज से? तुम्हारे पास पूरे पैसे लौटाने के लिए सिर्फ 3 दिन है, वरना मुझ पर रहम ना करने का इल्जाम मत लगाना। यहां से दफा हो जाओ। तुम जैसे मनहूस की रीड फैमिली में कोई जगह नहीं है। इलियास कहता है, अगर आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे भी इसके साथ बाहर निकाल दीजिए। क्या तुम चाहते हो कि पूरा रीड फैमिली इस कर्ज का बोझ उठाए? क्या तुम चाहते हो कि पूरा क्लैन इसकी वजह से भूखा मरे? ये ड्रेक की गलती बिल्कुल नहीं है। ये सब शॉन की गलती है। अगर शॉन ड्रेक के ठीक बगल में ना रहता तो ड्रेक को कभी ये गलतफहमी नहीं होती कि उसके पास ग्रेड 9 रूट है। ये कर्ज ड्रेक को खुद ही चुकाना होगा। करिन कहती है, तुमने तब ड्रेक को जीतने क्यों नहीं दिया? अगर तुम हार मान लेते तो ये सब होता ही नहीं। करिन, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है।
ड्रेक ने ही शुरुआत से शॉन का पीछा किया और उसे परेशान किया, और अब तुम उल्टा उसे ही दोष दे रही हो। क्या अब वक्त इतना बदल गया है? ठीक है, ठीक है। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम अभी से पति पत्नी बन गए हो और मिलकर मेरे खिलाफ हो जाओगे? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी शादी अभी पक्की नहीं हुई है शॉन। तुम्हारे पास मुझे बिट्रोथल गिफ्ट देने के लिए 3 दिन है। अगर मैं उससे खुश नहीं हुई तो ये शादी कभी नहीं होगी। ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। अगर तुम वाकई ऐसा गिफ्ट दे सके जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। लेकिन याद रखना, वो मुझे पसंद आना चाहिए, समझे? फिर आप अपनी बात से पलटने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। तो आखिरकार तुम्हारे अंदर भी थोड़ी हिम्मत है शॉन। तुम्हें अभी इस बात के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि कैरन ने ऐसा बिट्रोथल गिफ्ट क्यों मांगा जो उसे पसंद आए, और तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दिया? तुम्हें पहले से ही पता है। मुझे भला कैसे नहीं पता होगा? वो बस अपने प्यारे भतीजे की गलतियों को सुधारने के लिए तुमसे मोटी रकम वसूलना चाहती है। जब तक गिफ्ट 3 लाख टेल से ज्यादा का होगा, भले ही वो हमें साथ ना देखना चाहे, वो ड्रेक की खातिर उसे कड़वा घूंट पीकर स्वीकार कर लेगी। और ये सब जानते हुए भी तुमने हाँ कह दिया। 3 लाख टेल्स ऑफ सिल्वर! तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? क्या कोई बैंक लूटोगे? बैंक के वॉल्ट में भी शायद उतने पैसे ना हो जितने मेरे पास हैं। सुप्रीम ग्रेड एलिक्सर बनाने की एफिशिएंसी कल के मुकाबले काफी बेहतर हो गई है। हेल फैमिली को हाई ग्रेड एलिक्सर बेचने से 4 लाख टेल्स और मिल जाएंगे। शॉन, फ्रे ने मुझे अपने एस्टेट पर बुलाया है और उसने तुम्हें भी साथ लाने को कहा है। वो और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उससे बिट्रोथल गिफ्ट के लिए मदद मांगना चाहती हूँ। जब हम उससे मिलेंगे तो उस पर अच्छा इंप्रेशन जमाना, समझे? शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं इस तरह खाली हाथ नहीं जा सकता। नोरा, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। मैं कुछ पेस्ट्रीज लेकर अभी आता हूं। तुम हमेशा हर चीज का ख्याल रखते हो। जल्दी जाओ और तुरंत वापस आना। ठीक है सीनियर, आप आज बहुत जल्दी आ गए। कृपया अंदर आइए, मैं आपको यंग लेडी से मिलवाता हूं। मिस सीनियर, यहाँ रिफाइनिंग एलिक्सर देने आए हैं। मिस्टर रॉयडन, ये सब यहाँ है। उसने अभी मेरी तरफ जरूरत से ज्यादा देर तक देखा। सीनियर, सब कुछ यहीं है। इसे क्या हुआ है? क्या मैं इसे खाने वाला हूं? ठीक है, मैं कल वापस आऊंगा। सीनियर, कृपया रुकिए। जाने से पहले एक कप चाय पी लीजिए। मैंने ये स्पिरिट टी आपके लिए बहुत ध्यान से बनाई है। ये टॉप ग्रेड स्पिरिट टी जो कल्टीवेशन को बढ़ा सकती है, अनमोल है, और इसे कहीं से भी खरीदना नामुमकिन है। सिर्फ बड़े फैमिलीज ही इसका आनंद लेने के काबिल हैं। मैं बस उम्मीद करती हूं कि सीनियर की उम्र बहुत ज्यादा ना हो। कम से कम इससे मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अगर वो मिडिल एज्ड हुए तो सबसे अच्छा होगा। जहां तक उनके लुक्स की बात है, मैंने ज्यादा उम्मीद करना छोड़ दिया है। जब तक वो बहुत ज्यादा बदसूरत ना हो, मुझे लगता है मैं संभाल लूंगी। क्या ये सच में एक सोल मास्टर है, एक सीनियर? क्या सोल मास्टर्स वो एल्डर्स नहीं होते जिन्होंने दशकों तक साधना की हो? ये किसी लालची बूढ़े आदमी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो साफ तौर पर एक बेमिसाल खिलाड़ी है। यहां तक कि अज्योर क्लाउड सेक्ट का रैंक 2 सोल मास्टर, जिसकी सेक्ट मास्टर खुद इज्जत करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि ये नौजवान अपने एक कदम से पूरे अज्योर क्लाउड सेक्ट के इलाके को हिला सकता है? एक बेहद ताकतवर हस्ती। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूं। क्या आपने उन्हें ठीक से देखा मिस? अगर मुझे सच में इस फैमिली के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ा तो शायद मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। यंग लेडी के साथ ये वाकई नाइंसाफी है। फैमिली की खातिर उन्हें एक बूढ़े आदमी को खुद को सौंपना पड़ रहा है। ओहो, मिस नोरा आ गई हैं। काफी समय हो गया। मेरी प्यारी सहेली, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। जरा मैं तुम्हें ठीक से देख तो लूं। क्या तुम शर्मा रही हो? तुम काफी अच्छे मूड में लग रही हो। जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा। मुझे सब बताओ। आओ पीछे के आंगन में चलते हैं, मैं तुम्हें वहां सब बताऊंगी। फ्रेया, क्या तुम वाकई अपने इस फैसले को लेकर पक्की हो? भले ही वो जवान निकले, लेकिन जिस तरह से वो पहले ही तुम्हें इशारे कर रहा है, उससे लगता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। एक बार जब तुम उसकी हो जाओगी तो शायद वो तुम्हारी जिम्मेदारी भी ना ले। एक बड़े परिवार में पैदा होने के बाद हम में से किसी के पास वाकई कितनी आज़ादी होती है। अगर मैं अभी खुद को उसे नहीं सौंपती तो देर सवेर मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से कर दी जाएगी जिससे मैं प्यार नहीं करती। बस एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए एक मोहरा। कम से कम एक रैंक 2 सोल मास्टर को खुद को सौंपना एक तरह से ऊंचे खानदान में रिश्ता जोड़ने जैसा ही है। मेरी शादी भी मेरी बहन की जगह जबरदस्ती कराई गई थी, लेकिन फर्क ये है कि शॉन वाकई एक भरोसेमंद आदमी है। तुम्हारी खूबसूरती के पीछे भागने वाले किसी सोल मास्टर से कहीं बेहतर, लेकिन फिर भी इसके बाद तुम्हारी शादी की संभावनाएं अच्छी नहीं रहेंगी।
अगर ये सोल मास्टर वाकई मुझे अपना लेता है और बाद में मेरी जिम्मेदारी लेता है तो मैं खुद को पूरी तरह उसे समर्पित कर दूंगी, उसे अपना पति मानूंगी और बिना किसी शक के उसके प्रति वफादार रहूंगी। और अगर वो मुझे छोड़ देता है तो भी ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। जब तक वो हेल फैमिली के लिए कुछ सोल मास्टर अप्रेंटिसेस को ट्रेन करने का अपना वादा निभाता है, मेरे लिए उतना ही काफी होगा। फ्रेया, मुझे माफ करना, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वैसे तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? क्या मैंने तुम्हें उसे साथ लाने को नहीं कहा था? उसका नाम भी मत लो। रास्ते में उसने कहा कि चूंकि ये उसकी पहली मुलाकात है, वो एक तोहफा लाना चाहता है, इसलिए वो कुछ खरीदने चला गया। लेकिन काफी समय हो गया है और वो अभी तक नहीं लौटा, और तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात का वक्त नजदीक आ रहा था, इसलिए मैंने अकेले ही आने का फैसला किया। वो वक्त पर आने तक का इंतजाम नहीं कर सकता। वो किस तरह का आदमी है? ये जानते हुए भी कि ये उसकी पहली मुलाकात है, शॉन फिर भी देर से आ रहा है, जिससे उसका इंप्रेशन खराब हो रहा है। जब बाद में उससे मदद मांगने का वक्त आएगा तो बात छेड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। मिस शॉन नाम का एक आदमी खुद को मिस नोरा का मंगेतर बता रहा है, उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहो। फ्रेया, वो बस एक छोटा सा गिफ्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसे देर हो गई। प्लीज उसका बुरा मत मानना, ठीक है? उसे अंदर आने दो। वैसे भी मुझे उससे कुछ कहना है। जी मिस नोरा, मुझे ये कहना ही होगा, तुम अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले को इतनी लापरवाही से कैसे ले सकती हो? तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें पहले से ही अपनी आंखों का कांटा मानती है और तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती है। ये तो एक अमीर और ताकतवर परिवार में शादी करने की और भी बड़ी वजह है, ताकि तुम्हारी बाकी जिंदगी खुशहाल रहे। तुम एक गूंगे आदमी से शादी करने के बारे में क्या सोच रही थी? सच तो ये है कि ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। क्या तुम वाकई इतनी मासूम हो? तुम्हारे पिता, तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी बहन, ये सब मिलकर ये नाटक कर रहे हैं। तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन का शायद कोई और छिपा हुआ मकसद ना हो, वो बस परिवार या अपने बारे में सोच रहे हों। लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ, वो तुम्हें हर हाल में एक गूंगे आदमी के साथ फंसाकर तुम्हारी बाकी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। उसके इरादे इससे ज्यादा क्रूर नहीं हो सकते थे। मुझे पता था कि ये बात जोर से कहने का यही नतीजा होगा। फ्रेया, भले ही शॉन के साथ मेरा रिश्ता एक इत्तेफाक से शुरू हुआ था, लेकिन हमारा तालमेल बहुत अच्छा रहा है। मैं उसकी सच्चाई महसूस कर सकती हूँ और मुझे विश्वास है कि वो आगे चलकर मेरा ख्याल रखेगा। सच्चाई का क्या फायदा? मुझे एक बात बताओ, क्या उसकी ये सारी सच्चाई उसे वाकई तुम्हारे लायक एक बिट्रोदल गिफ्ट दिला सकती है? वो एक ढंग का बिट्रोदल गिफ्ट तक नहीं जुटा सकता, तो वो तुम्हें खुश रखने का वादा कैसे कर सकता है? नौरा, असल में तुम ही दया की पात्र हो। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारा किरदार बेमिसाल है। तुम्हारे सामने एक बेहतरीन जिंदगी हो सकती थी, लेकिन उसकी जगह तुम्हें अपनी बहन की जगह एक गूंगे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए चुपचाप नहीं देख सकती। जहां तक इस 300 टेल के गिफ्ट की बात है, तुम कुछ भी कह लो, मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। मैं उसे तुम्हारी जिंदगी तबाह करने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। अगर इसके लिए मुझे बुरा बनना पड़े तो मैं तैयार हूं। मिस, यंग मास्टर शॉन आ गए हैं, सही वक्त पर आए हो। मेरा इरादा उसे खुद ही हार मानने पर मजबूर करने का है। फ्रेया, प्लीज ऐसा मत करो। शॉन बहुत कोशिश कर रहा है। उसने आखिरकार कल्टीवेशन में तरक्की करना शुरू कर दिया है। प्लीज उसके आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। तुम उसका इतनी शिद्दत से बचाव कर रही हो। अगर मैंने इन्हें जल्द ही अलग नहीं किया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। चिंता मत करो, मैं उसकी बेइज्जती नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हारे भविष्य को लेकर उससे खुलकर बात करना चाहती हूँ। अगर वो वाकई एक जिम्मेदार आदमी है तो उसे पता होगा कि उसे क्या चुनना चाहिए। पीछे के आंगन में सिर्फ महिलाओं को आने की इजाजत है। यंग मास्टर, कृपया यहीं इंतजार कीजिए। ये यंग लेडी का आदेश है। तो फिर मैं अभी अंदर कैसे आया? तो तुम शॉन हो, नोरा के मंगेतर। इस लड़की के दो अलग अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं? एक सोल मास्टर के सामने इतनी शालीन और जैसे ही भूमिका बदली इतनी उग्र। हाँ, मैं ही हूं। मैं नोरा की करीबी दोस्त हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, कृपया ईमानदारी से जवाब देना। पहला, क्या तुम नोरा से वाकई प्यार की वजह से शादी कर रहे हो, या तुम बस रीड फैमिली के टुकड़ों पर पलने की कोशिश कर रहे हो? मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो? शॉन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? एक ही नोट में 50,000 टेल्स? ये ऐसी चीज नहीं है जो उस आदमी के पास होनी चाहिए जो 10 साल से दान पुण्य पर जी रहा हो। इतने चांदी के सिक्के भला कहाँ से आ सकते हैं? उसका इरादा उसे शादी के लिए मना करने का था, लेकिन इसके बजाय वो खुद दंग रह गई जो उसने अभी देखा था। भले ही तुम्हारे पास कुछ बचत हो, क्या तुम वाकई नोरा की रक्षा कर पाओगे? कुजो सिटी काफी शांत है, लेकिन बाहर की दुनिया पर सिर्फ ताकतवरों का राज है जो बेरहम और क्रूर है।
क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? अगर तुम वाकई नोरा से प्यार करते हो तो उसे जाने दो, तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। मैं? लेयर 7? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसके पास कोई स्पिरिट रूट ही नहीं है? शायद वो इतने समय से चुपचाप ट्रेनिंग कर रहा था और हम में से किसी को पता ही नहीं चला। क्या ये खुद पर कुछ ज्यादा ही इतराने लगा है? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास अब कुछ कल्टीवेशन है? तुम वाकई दे क्या सकते हो? नोरा, अगर उसकी शादी किसी बड़े परिवार में होती तो उसके पास बेशुमार संसाधन होते, हर तरह की कल्टीवेशन टेक्निक तक उसकी पहुंच होती। क्या तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी है? संसाधन और टॉप टियर टेक्निक्स किसी भी बड़े परिवार की बुनियाद होती हैं और तुम्हारे जैसा कोई गरीब इंसान उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। क्या उसने उसे इतना गुस्सा दिला दिया है कि उसने हार मान ली है और चिढ़कर चीजें तोड़ने लगा है? अगर बहुत जरूरी ना हो तो मैं भी बिना वजह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता शॉन। मैं जानबूझकर तुम्हें निशाना नहीं बना रही हूं। बात बस इतनी है कि नोरा की किस्मत पहले ही बहुत खराब रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे जाने दोगे और उसे उस आदमी से शादी करने दोगे जिसके वो वाकई काबिल है। अगर तुम इस एंगेजमेंट को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर कुछ सुप्रीम ग्रेड रिफाइनिंग एलिक्सर देने के लिए तैयार हूं। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? तुम सुप्रीम ग्रेड एलिक्सर? इसके हाथ ये कहां से लगा? सुप्रीम ग्रेड एलिक्सर सिर्फ हेल फैमिली द्वारा बेचा जाता है और वो भी हर व्यक्ति के लिए सिर्फ 1 बॉटल की सीमा के साथ। कोई भी इंसान एक साथ 5 बोतलें नहीं खरीद सकता जब तक कि उसने अपनी तरफ से लोगों को खरीदने के लिए न भेजा हो। इस आदमी के पास वाकई काफी पैसा है, फिर भी 5 बोतलों से उसका ज्यादा काम नहीं चलेगा। मुझे मत बताना कि ये भी एक कल्टीवेशन टेक्निक है। एक हाई टियर सॉवरेन रैंक टेक्निक। गूजो सिटी के सबसे बड़े परिवार की सबसे बेहतरीन टेक्निक भी ज्यादा से ज्यादा मिड टियर सॉवरेन रैंक ही हो सकती है, और फिर भी शॉन ने नोरा को उसकी अपनी एक हाई टियर सॉवरेन रैंक टेक्निक दे दी। ये एक ऐसा टॉप टियर रिसोर्स है जो कोई भी बड़ा परिवार कभी नहीं दे सकता। मैं हेल फैमिली की यंग लेडी हूं। मैंने कब इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त की है? अभी इधर आओ, मैं खुद देखना चाहती हूं कि क्या मेरे सामने भी तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी। फ्रेया, अब बहुत हुआ। हम इस बारे में सिर्फ बात करने के लिए सहमत हुए थे, तो फिर ये लड़ाई में क्यों बदल गया? मुझे मत रोको, मैं आज उसे सबक सिखा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रुको, मैं ये क्या देख रही हूं? एक सोल मास्टर सीनियर? शॉन, वो बेकार आदमी, वो गूंगा जिसकी बदनामी पूरे गूजो सिटी में फैली हुई है, वो हूबहू की रैंक 2 सोल मास्टर जैसा कैसे दिख सकता है? नहीं, ये दोनों एक ही इंसान हैं। शॉन ही शुरू से वो रहस्यमयी सोल मास्टर सीनियर रहा है। फ्रेया, प्लीज गुस्सा मत हो। शॉन, देखो तुमने फ्रेया को कितना परेशान कर दिया है। तुम उससे माफी क्यों नहीं मांगते? एक रैंक 2 सोल मास्टर मुझसे माफी मांगे? नहीं, मैंने ही जल्दबाजी में कदम उठाया था। मैंने ही अपनी हद पार की थी। ऐसा लगता है कि शॉन जानबूझकर अपनी असली पहचान छिपा रहा था। यंग मास्टर शॉन, कृपया बैठिए। वो उसे देखते ही पूरी तरह से अलग इंसान कैसे बन गई? क्या वो अभी शॉन को सबक सिखाने के बारे में नहीं चिल्ला रही थी? आमने सामने आते ही अचानक इतनी शिष्टता क्यों? यंग मास्टर शॉन, नोरा ने मुझे बताया कि रीड फैमिली की लेडी आप दोनों को बिट्रोथल गिफ्ट को लेकर परेशान कर रही है। नोरा और मैं कई सालों से करीबी दोस्त हैं, इसलिए जाहिर है कि मैं चुपचाप बैठकर कुछ नहीं देख सकती। मैं जल्द ही किसी से 3 लाख टेल्स भिजवा दूंगी। उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी। फ्रेया अभी कुछ देर पहले तो ऐसा नहीं कह रही थी। उसने साफ तौर पर कह दिया था कि वो कभी मदद नहीं करेगी और कसम खाई थी कि वो हम दोनों को अलग कर देगी। मैंने अभी तक मदद मांगी भी नहीं थी और अब वो अचानक खुद ही इसकी पेशकश कर रही है। यंग मास्टर शॉन, कृपया कुछ जलपान लीजिए। यंग मास्टर शॉन, ये पियोनी हेल फैमिली में 1 सदी से चली आ रही है। ये पूरे शहर में अपनी तरह की इकलौती चीज है। असल में हेल फैमिली के इतिहास में एक छिपा हुआ राज है। आज का मिशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो के लिए टारगेट सेट किया गया है पूरे 10,000 लाइक्स का। अगर ये स्टोरी वाकई आपको रोमांचित कर रही है और हर एपिसोड के साथ आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक कर दीजिए और इस टारगेट को हासिल करके दिखाइए। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत को बढ़ाता है और साबित करता है कि आप इस जर्नी के असली सपोर्टर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर एक भी एपिसोड मिस हुआ तो पूरी कहानी का गेम ही बदल जाएगा। अब बारी है आज के स्पेशल मिशन की। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार हाइप कर सकता है। आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स मौजूद हैं, तो बिना देर किए इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करें और इन्हें फुल कर दें, क्योंकि यही चीज तय करेगी कि अगला एपिसोड किस बड़े लेवल पर आने वाला है।
हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत छिपी है। कहानी को इस मुकाम तक लाने में पूरी एनर्जी और वक्त झोंक दिया जाता है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में बना रहा तो ये सीरीज और भी ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स कमजोर पड़ा तो मुमकिन है कि आगे के एपिसोड्स सिर्फ मेंबर्स तक ही महदूद रह जाएं। इसलिए बिना वक्त जाया किए 10,000 लाइक्स कंप्लीट करें, अपने 3x3 हाई पॉइंट्स को फिनिश करें और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें मिशन कंप्लीट। याद रहे, ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।